हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो अब बारी है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग यूनिट के साथ, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो इन दोनों ही चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लो और बुक में से उनके आंसर्स फाइंड आउट करके प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मनी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिखे हुए हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, डिफाइन मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो दिल्ली 2014 में आ चुका है। तो आपको सिंपली इसमें मनी सप्लाई का मीनिंग लिखना है और उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे M1 को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप M1 के बारे में अच्छे से डिटेल में बताना, मनी सप्लाई होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखना, और मनी सप्लाई स्टॉक है या फ्लो है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स M1 के ही हैं, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर्स में ही आएंगे, इससे ज़्यादा के नहीं आएंगे। ओके, तो इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि अगर बार्टर सिस्टम में क्या था कि गुड्स को हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते थे, अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं तो ख़राब हो जाएंगे। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। ठीक है, हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास ऑल इंडिया 2017 में आ चुका है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। ओके, तो यार ये जो आप थर्ड क्वेश्चन में डिफाइन करने वाले हो उसी को हम लोग मनी का जो बेनिफिट है, ठीक है, मनी का फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, उसके फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी। अब ये क्या है यार, यूनिट अकाउंट हमने नहीं पढ़ा है ना, हमने फंक्शंस में 4 ही फंक्शंस पढ़े हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये 4 पॉइंट्स हैं। तो ये यूनिट अकाउंट क्या चीज़ है इसको आपको समझना है। यूनिट अकाउंट का बेसिकली मतलब यही है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यूनिट अकाउंट का मतलब क्या है, यूनिट अकाउंट मतलब यहाँ लिख देती हूँ मैं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको आप मनी के फॉर्म में मेजर करते हो, वो वाला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, सेकेंडरी फंक्शन है, तो इसको आपको ध्यान से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दिस क्वेश्चन ये जो है ये वाला भी ऑल इंडिया 2014 और 2012 में आ चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, हमारा प्राइमरी फंक्शन है ये। हाउ हैज इट सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बार्टर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन ने बार्टर में एक प्रॉब्लम हुई थी, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, और यही एक फंक्शन किसका बन गया था, मनी का, जिसे हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में तो आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करना है और दूसरे पार्ट में आपको लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के बारे में लिखना है। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास ऑल इंडिया 2016 में आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये 3 मार्क्स में ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो मनी चैप्टर से बेसिकली 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई का कंपोनेंट M1 आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और मनी के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हीं को यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, डन। ये हो गए सबसे पहले मनी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं हम लोग
बैंकिंग चैप्टर पे। ओके चलिए अब बैंकिंग में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट डिपॉजिट्स या फिर क्रेडिट। तो सिंपली आपको यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करना है कि कमर्शियल बैंक किस तरह से डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, अजम्पशंस क्या क्या होती हैं उसकी, पूरा प्रोसेस डिफाइन करो, पूरी टेबल बनाओ, ऐसे करना है। ठीक है, तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये आपको प्रिपेयर करना है बहुत ध्यान से। ओके, इसके बाद सेकंड है एक्सप्लेन बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंकर टू द गवर्नमेंट जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, उसे एक्सप्लेन करना है। और ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार आया है बोर्ड्स में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इसमें मेनली 3 पॉइंट्स आएंगे, एक तो एज अ बैंकर, दूसरा एज एन एजेंट और तीसरा आता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो तीनों ही पॉइंट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट में। ओके, इसके बाद व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं वो बताओ। व्हाट इज देयर इफेक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरह से क्रेडिट को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं सिक्योरिटी सेल कर रही हूँ तो क्या होगा, अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो क्या होगा, ऑन दी क्रेडिट उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला पार्ट डिफाइन करना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है और उसका क्रेडिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अगेन सेंट्रल बैंक के फंक्शन से ही क्वेश्चन है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आपको बताना है क्या होता है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है और कहीं से भी फंड्स अरेंज नहीं हो रहे तो लास्टली वो सेंट्रल बैंक के पास जाके फंड्स अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में हमने फर्स्ट फंक्शन यही पढ़ा था, बैंक ऑफ इशू, या फिर मैं बोल सकती हूँ करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का ही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन हाउ बैंक रेट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। कैसे बैंक रेट क्रेडिट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले बताना बैंक रेट होता क्या है। ठीक है, फिर आप बताना कि अगर मैं बैंक रेट इंक्रीज कर दूं तो क्रेडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा, और अगर मैं बैंक रेट कम कर दूं तो क्या इंपैक्ट आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये पॉइंट है ना उसको डिफाइन करना कि बैंक रेट होता क्या है, फिर उसका इंपैक्ट बताना ऑन क्रेडिट। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अगेन सेंट्रल बैंक का फंक्शन हमें बताना है बैंकर्स बैंक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 8 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैश रिजर्व रेशियो इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। कि सीआरआर कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है वो आपको डिफाइन करना है। तो अगर हम देखें ना तो मेजर क्वेश्चंस फंक्शंस में से आए हैं और फंक्शंस में भी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला जो पॉइंट है ना उसी में से क्वेश्चंस बने हैं। तो वो वाला जो एक पॉइंट है हमारा फंक्शन है उसको आपको बहुत बढ़िया तरह से प्रिपेयर करना है कि सीआरआर कैसे क्रेडिट कंट्रोल करने में हेल्प करना है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ओके, इसके बाद अगेन इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले सीआरआर बताना होता क्या है और फिर उसका अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं इम्पैक्ट क्या आता है वो डिफाइन करना। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करता है उसमें से आपको कोई भी 2 बताने हैं तो 2 एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सारे हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, हमारा सीआरआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कोई भी 2 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो, हाउ डज इट अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। एलआरआर क्या होता है, ठीक है, और कैसे वो हमारा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है वो आपको डिफाइन करना है। अगेन एलआरआर सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना, और एलआरआर में 2 पॉइंट्स आएंगे, सीआरआर और एसएलआर, तो दोनों आपको यहाँ पे बताने होंगे, दोनों ही इसके वेरिएंट्स हैं इसीलिए। ठीक है, ये करना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, और उसमें भी हमारे पास एक पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या मनी सप्लाई। तो ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो ओपन मार्केट ऑपरेशन पे क्वेश्चन है, बैंक रेट है, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, इन पे क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गए हमारे बैंकिंग में से। चलिए अब देखते हैं हम लोग 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। हमें टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं। LRR आपको दिया है 10% और प्राइमरी डिपॉजिट हमें दिए 1250। ठीक है, कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले हम निकालेंगे मनी मल्टीप्लायर दैट इज 1 LRR दैट इज 1 10%, जो कि आएगा 10 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर दैट इज 1250 इंटू 10, तो 12,500 करोड़ आपके पास आ जाएंगे टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, वेरी सिंपल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इफ टोटल डिपॉजिट्स इज 20,000 करोड़ एंड इनिशियल डिपॉजिट्स इज 2,500 करोड़, हमें मल्टीप्लायर और LRR की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर हम यहाँ पे ऐसी एनालाइज करें तो जो हमारे टोटल डिपॉजिट्स हैं वो इनिशियल डिपॉजिट से 8 टाइम्स ग्रेटर हैं। यस, देखो 2,500 का 8 टाइम्स कितना होता है? 20,000। तो मतलब यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, स्टिल अगर आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना तो कर लो। देखो टोटल डिपॉजिट्स इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। ठीक है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2,500 जो कि आएगा 8 टाइम्स, जो कि है हमारा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। ओके, ये हो गया। LRR कैसे निकालोगे? तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 LRR दैट इज LRR की वैल्यू होगी 1/8, जो आपके पास कितना आएगा? 1.25%। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इस तरह के आते हैं। ठीक है, MCQ में पूछ सकते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मनी एंड बैंकिंग में से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी जब आप पढ़ रहे हो तो इस यूनिट में से ये सभी क्वेश्चंस को ज़रूर कवर अप कर लेना, इन्हें मत मिस करना। ओके, प्रिपेयर कर लो, अच्छे से पढ़ लो और बढ़िया तरह के अपने मार्क्स आपको बोर्ड्स में लेके आने हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट यूनिट में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।